नमस्कार, न्यूज़ टेक के शो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बीएचयू की एक ऐसी टीम के साथ में हैं, जिन्होंने कोरोना पर एक ऐसा चौंकाने वाला रिसर्च किया है, जो बहुत सारे रहस्य के पर्दा खोल रहा है। कोरोना के वेरिएंट कई सारे हैं और उसमें से वाराणसी में ही 7 वेरिएंट पाए गए हैं। इस कोरोना के इस जो रहस्य भरा उसका जीवन है, इसके बारे में बीएचयू के वैज्ञानिकों की साइंटिस्ट की एक टीम है, जिन्होंने रिसर्च किया है और उन्होंने ये सारी बातें हम लोगों के सामने लाई हैं। तो वो बीएचयू की डॉक्टरों की टीम हमारे साथ है। प्रोफ़ेसर रूहाना सिंह हैं, जो लीड कर रही हैं इस टीम को, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर एसपी मिश्रा हैं और डॉक्टर चेतन साहनी हैं, जिन लोगों ने इस टीम में काम किया है। प्रोफ़ेसर रूहाना सिंह जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपकी पूरी टीम का स्वागत है। आप लोगों ने एक रिमार्केबल काम किया है और इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रोफ़ेसर साहब आप ही बताइए कि ये है क्या? कैसे आप लोगों को ये ध्यान आया कि इतने सारे वेरिएंट की पहचान की जाए या वेरिएंट को पहचानने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये शुरू हुआ सेकेंड पैंडेमिक होली के बाद से, जी। जब सडनली हम लोगों ने देखा कि ये पिछले पैंडेमिक से 2 तरीके से फ़र्क में था। पहले कि इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा थी, मतलब अगर घर में किसी एक को हो जाता था, तो घर के सभी सदस्यों को बुखार हुआ या मैलेज, जिसको शरीर टूटना कहते हैं, या जॉइंट पेन हुआ या डायरिया हुआ, और सभी लोग जब टेस्ट करने के लिए आते थे तो पॉजिटिव पाए। दूसरा हम लोगों ने देखा कि सीवियरिटी पिछली बार के कंसर्न में इस बार ज्यादा लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिशन्स लिए, और ये पेशेंट यूजुअली मॉडरेट टू सीवियर थे, जबकि लास्ट पेंडेमिक वेव में ये बहुत माइल्ड थे। जी, जी। और पॉजिटिविटी रेट जो पिछली बार हम लोग को लगभग 10 to 20% मिलती थी, इस बार बहुत बढ़ गई थी, 45 to 50%। जी, और सडनली बहुत लोग कंसर्न हो गए, और डब्ल्यूएचओ ने क्राइटेरिया बनाई इसी बेसिस पे, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो हम लोग को थोड़ा शक हुआ। आप जैसे देख रहे हैं, प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर मिश्रा, हमारे चेतन, डॉक्टर दीपा, ये सब को कि डॉक्टर प्रियोनील, हम लोग सब ने और हमारे पीएचडी स्कॉलर्स ने मिलके, कहीं ये अलग तो नहीं है पुराने वाले कोरोना से, तो जी, इसको जी। हम लोग वेरिएंट्स कहते हैं। और फिर हम लोग ने शोध किया, और वाराणसी और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट के कुछ सैंपल्स हम लोग ने प्रोफेसर चौबे की मदद से, हम लोग ने सीसीएमबी राजीव मिश्रा जी के यहाँ उनसे मदद की गुहार लगाई, और परिणाम जल्दी ही सामने आ गए, जिसमें कि जैसे आप लोगों ने पहले भी बताया है कि 36% हमको ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिला, जिसको हम B1.1617.2 कहते हैं। दूसरे जी। लीनिए जो दूसरे वेरिएंट्स भी मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न ये वाला वेरिएंट था। डॉक्टर एसपी मिश्रा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप बताएँ कि ये जो अलग-अलग तरीके के वेरिएंट आप लोगों ने आइडेंटिफ़ाई किए हैं, ये इसमें कितनी बड़ी टीम आपकी इन्वॉल्व हुई? कैसे आप लोगों ने काम किया? वो टीम क्या है और वो तरीका क्या रहा जिससे आप लोगों ने इसको आइडेंटिफ़ाई किया? तो हम लोग तो नॉर्मल तो आरटीपीसीआर करते ही हैं, आरएनए जी, आइसोलेशन करते हैं। तो हम लोगों ने ये किया, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग किया, जी, और इस टीम में डॉक्टर दीपा, डॉक्टर चेतन और मेन जो डॉक्टर प्रियोनिल है, तो जी, इन लोगों ने एक अपना आइसोलेट करके और फिर उसको पैक करके वहां पर भेजा हैदराबाद। तो इसमें जी, सबसे बड़ा प्रमुख है कि हमें जो सीटी वैल्यू जिनकी बहुत कम आ रही थी, जिसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, उस सैंपल को हम लोगों ने कलेक्ट किया, और फिर उसी सैंपल को हम वहाँ प्रोसेस करके हैदराबाद भेजे। तो हमें कुछ मरीजों में लगा कि अलग से इनके साइन सिम्टम हैं और ज़्यादा सीवियरिटी है, उनको भी ध्यान में रखा।
और उसके बाद हमें वेरिएशन का पता लगा। जी जी। कुछ हम लोगों ने पेपर से भी लिटरेचर पहले भी हो चुके हैं थोड़ा बहुत दूसरे स्टेट में, तो ऐसे हम लोगों ने किया फिर, और डॉक्टर चेतन ने पूरा परफॉर्म किया। जी जी। डॉक्टर चेतन, आप बताएं कि ये आपका सर्विलांस सिस्टम है क्या, कैसे आप सर्विलांस करते हैं, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया, कैसे पहचाना इन सबको, और आगे अभी और क्या करने वाले हैं आप लोग? अखिलेश जी, देखिए, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि सीक्वेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्या है या वेरिएंट जानना क्यों जरूरी है। जैसे जी। डॉक्टर रोहिरा ने भी बहुत अच्छे से बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें अलग अलग सिम्टम आ रहे हैं, कुछ को बहुत जी ज़्यादा बीमारी होती है, कुछ माइल्ड रह जाते हैं। तो जो वायरस है, आरएनए वायरस जो है, सार्स कोविड वायरस, इसका एक स्ट्रक्चर है जो जा करके अपने उस स्ट्रक्चर से ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटर करता है या उनके लंग्स में एंटर करता है। तो वो अपने ही जो उसका संरचना है उसमें ऐसे बदलाव लाता जाता है जिससे हम वेरिएंट बोलते हैं। और ये जी। बदलाव इसलिए लाता है ताकि वो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको एस्केप कर सके। तो जिस तरीके से ये बदलाव आते हैं उनको हम वेरिएंट्स बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बदलाव वो अपनी संरचना में ला रहा है, तो हमें उसकी वो संरचना को समझना है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है। तो ये वेरिएशंस जो हम देखते हैं सीक्वेंस करके, बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, उसमें क्या कोई बदलाव आ रहा है। अगर हमें वो बदलाव दिखते हैं तो हम बोलते हैं कि इसमें वेरिएशन हुआ है या ये म्यूटेशन हुआ है। और जिस तरीके का म्यूटेशन अगर ऐसा है, ऐसा संरचना में बदलाव उसके हुआ है जो ज्यादा हानि पहुंचा सकता है ह्यूमन को, तो उन्हें हम बोलते हैं कि ज्यादा सीवियर म्यूटेंट है। जैसे कि अलग अलग स्ट्रेन बताए गए हैं, डेल्टा स्ट्रेन है, और जो यहाँ पे वाराणसी में मिले, तो ऐसा देखा गया लिटरेचर में, आप देखेंगे तो उस तरीके के जो स्ट्रेन है उनमें ये ज्यादा टेंडेंसी है कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता से बच जाते हैं या इजिली जो ह्यूमन सेल्स है उसमें एंटर कर जाते हैं। तो इसलिए उनकी सीक्वेंसिंग होना बहुत जरूरी है। अगर एक पॉपुलेशन में जहाँ पे बहुत ज्यादा कोविड केसेस हमें मिल रहे हैं और हमें वहाँ पे दिखता है कि इस तरीके के कोविड वायरस का प्रिवलेंस है जिनमें ऐसे म्यूटेंट हैं, मतलब वो ज्यादा डिजीज कॉज कर सकते हैं या ज्यादा इजीली फैल सकते हैं, तो सीक्वेंसिंग होने से हमें इसकी जानकारी पहले से मिल जाती है। तो ये बताएं कि जो ये सीक्वेंसिंग है, इस तरीके के सीक्वेंसिंग जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं वेरिएंट्स को, तो इसका क्या फायदा कोई पेशेंट्स को भी मिल सकता है? क्या उनके इलाज के प्रोसीजर में भी ये कहीं से कोई रोल प्ले करता है? बिल्कुल। बेसिकली अगर मैं इसका सीक्वेंसिंग जवाब से हाँ, मैम आप बोलेंगे? नहीं नहीं मैम, बोलिए आप। नहीं आप बताएं, मैम, मतलब आप लीड किया पूरी टीम को, ओके, तो आप बताएं। सीक्वेंसिंग से आप ये समझ लें कि जैसे हम लोग 4 लोग बैठे हैं, किसी जी ने व्हाइट शर्ट पहनी, किसी ने पिंक, किसी ने येलो, किसी ने ब्लू, तो प्रोपेगेट कौन करेगा? जो बाहर जाएगा उसको ज्यादा लोग जानेंगे। तो जैसे आप हैं, आप पिंक हैं, तो आप पिंक को फैलाएंगे और हम जी लोग दबे हुए हैं, तो उसी तरह वेरिएंट होता है। जो ज्यादा फैलता है, जो दूसरे लोगों में जाता है, वो जो है पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में फैल जाता है। तो हमारा मेन काम होता है कि ऐसे वेरिएंट को पहचानना, उनको रोकना। तो जैसे हम रोक दिए उनको, और दूसरा जो लेस विरुलेंट है, फॉर एग्जांपल हम येलो वाले लेस विरुलेंट, इनको प्रोपोगेट करना अगेंस्ट पिंक। तो इसमें जी हम ये बताना चाहते हैं ये कैसे हो सकता है। 3 तरीके से, मेनली जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। पहले तो वैक्सीनेशन के थ्रू हम उन वेरिएंट्स को प्रोपोगेट करते हैं जो लेस विरुलेंट है। दूसरा मास्क पहनना, और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग पहन के हाथ धोने। इन 4 क्राइटेरिया के साथ हम ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की ट्रांसमिसिबिलिटी में रोक लगा सकते हैं, और जो लेस वेरिएंट है उनको पॉपुलेशन में भेज सकते हैं। तो ये जो आप लोगों ने 7 वेरिएंट आइडेंटिफाई किए वाराणसी के आसपास में, तो इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक किसको माना जा सकता है, या सब एक जैसे खतरनाक ही है, एक ही लेवल है सबका खतरे, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला इसको माना जाए, तो उसमें क्या सब एक जैसे ही हैं? नहीं, यही हमने बताया था कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, वायरस जी कितनी जल्दी एक दूसरे में फैलता है, जी उसको मद्देनजर रखते हुए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने क्लासिफाई किया है।
जी तो इतनी जल्दी आप देखिए कितनी जल्दी ये वेव उठा था, लोगों में फैला, लोगों ने ये तक कहना शुरू किया कि अगर आप उस हवा से गुजरोगे तो आपको हो जाएगा। तो हाँ ये डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट जो है वो दूसरे वेरिएंट के मुताबिक 40% मोर ट्रांसमिसेबल है। इसीलिए ये कंसर्न होगा, हमें इस कंसर्न के लिए रोक लगानी है। तो तुरंत आप देखिए गवर्नमेंट ने तुरंत लॉकडाउन लगाया, तुरंत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया, जगह जगह लोगों को बताना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट मशीनरी तुरंत ही रोल करने लगी और आपने देखा सडन ड्रॉप हुआ है। तो ये जी जी बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएंट को पहचानना, उसको आइसोलेट करके कंटेन करना और वहीं रोक देना। और सेकंड, ट्रीटमेंट मॉडलिटी, जैसे ही आपको पता चला आप ट्रीटमेंट मॉडलिटी अपनी चेंज करते हैं। तो इसीलिए वेरिएंट का पहचानना बहुत जरूरी है। तो जो जैसे आप लोगों ने जिस प्रोसीजर को अपना करके देखा और वाराणसी के आसपास में आपको 7 तरीके के वेरिएंट मिले, तो क्या ऐसा आप लोगों को मतलब हम तो मतलब हमारा सवाल ये है कि क्या ऐसी संभावनाएं, ऐसी आशंकाएं हैं कि दूसरे क्षेत्रों में इससे ज़्यादा वेरिएंट एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, या उनको भी वहाँ पर भी इस तरीके के सर्विलांस किया जाना चाहिए जिससे पता चले कि वहाँ पर एक्चुअल पोजीशन क्या है, कितने वेरिएंट वहाँ पर किसी भी एक अलग इलाके में एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, डॉक्टर चेतन यू कैन स्पीक। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी अच्छे कदम उठाए हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो इंसाकॉक करके डीबीटी पे एक वेबसाइट है, और जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी दिया है हर एक स्टेट में डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस और लैब है जहाँ से सैम्पलिंग हो रही है, जहाँ आरटीपीसीआर हो रहा है, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में सर्टेन रैंडम सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए भेजने हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि सीक्वेंसिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर हम पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं और हमें इस टाइप का स्ट्रेन मिल रहा है जिसमें ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम पता लगा सकते हैं और वहां पे हम पार्शियल लॉकडाउन या इस तरीके की चीजें करके उसे रोक सकते हैं, वैक्सीनेशन को बढ़ा करके रोक सकते हैं। तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि हमें सीक्वेंसिंग से ये पता लगता रहे कि कहीं पे इस तरीके की स्ट्रेन का आउटब्रेक तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये इस फेवर में किया जा रहा है। ठीक है। जो आप लोगों ने एक और वेरिएंट की बात की है कि एक नया वेरिएंट भी आने वाला है, उसका खतरा रहेगा। उस वेरिएंट के बारे में मैम बताएं थोड़ा-सा कि वो वेरिएंट क्या होगा और कैसे आप लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है? किस तरीके से आप लोगों का मानना है कि वो आने वाला है? आएगा तो किस तरीके से आएगा? क्या खतरा होगा उसका? ऐसा है कि जो वेरिएंट है, जो हॉटस्पॉट म्यूटेशंस के होते हैं, वो चाहे वो इस देश में हो, चाहे कहीं और हो, चाहे साउथ में हो, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे वेस्ट, वो टेंडेंसी रखती है चेंज होने की। तो हम लोगों ने इस वायरस में पाया कि ये चेंज बहुत फ्रीक्वेंट है। तो अगर कहीं पूरी दुनिया में पाया गया है तो उसके चांसेस हमारे यहाँ भी आने के बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग को शक है और हम लोग ने पूरी गवर्नमेंट की मदद से सारे मेडिकल कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया तैयारी कर ली है कि बाई चांस अगर ऐसे वेरिएंट बढ़ते हैं तादाद में और लोगों में ट्रांसमिट होके ट्रांसमिटेबल होते हैं, तो हम उनकी रोकथाम कर सकें। वही फिर से चीज मैं दोहराऊंगी, अर्ली डायग्नोसिस आरटीपीसीआर के थ्रू, उनको पहचानना, उनको कंटेन करना, उनका ट्रीटमेंट करना और उनको आइसोलेट कर देना, ये इन सब, और दूसरा कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम उस वेरिएंट को एकदम मिनिमाइज कर सकते हैं और मानवता को बचा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या ऐसे वेरिएंट को भी पहचान पाए आप लोग? जैसे एक बहुत सामान्य तौर पर सब लोगों का कहना है कि बगैर किसी लक्षण के लोग कोरोना पेशेंट हुए हैं। कई लोग ऐसे मेरी जानकारी में हैं जिनको कोरोना के लक्षण तो थे, लेकिन आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट में वो नेगेटिव थे। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल्कुल कोरोना का कोई लक्षण नहीं था और आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाए गए। तो पॉजिटिव, ये वेरिएंट बिल्कुल। का क्या वेरिएंट का ही रोल है? मिश्रा जी, हाँ, एक्चुअली क्या है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी नाम की एक चीज होती है। कुछ लोगों में यही जो वेरिएंट है या यही वायरस है, यही कुछ लोगों में ज्यादा ससेप्टेबल, क्योंकि होस्ट फैक्टर ही बहुत बड़ी चीज है। जी। होस्ट हम हैं, ह्यूमन है या एनिमल है,
तो वेरिएंट से तो ठीक है, हमारे अंदर इंटरेक्शन होता है ना उस वायरस का ह्यूमन में, तो जिनकी जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी रहती है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि घर में 2-3 लोग अफेक्टेड हो गए और डेथ भी हो चुकी है। तो हमें रिसर्च बचा हुआ है कि अभी उनकी हम जीन लेवल पे जाएं उन ह्यूमन के, कि कौन से जीन है जो ज्यादा ससेप्टेबल है उनके लिए। तो बहुत सारा अभी रिसर्च बचा है। एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे हैं जो खाली वायरस में तो कैरियर नहीं होता है, तो बीमारी करते हैं नहीं करते हैं। और जहां तक ये पीसीआर की बात है, 60 से 70% ही पॉजिटिव देता है, 30% को छोड़ भी देता है सेंसिटिविटी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो हमें समग्र रूप से देखना है। आप जिस जीन्स विविधता की बात कर रहे हैं, हमारे भारत में कहते हैं कि बहुत सारे जीन्स विविधता है, बहुत सारी रेस है हमारे पास। तो ऐसे में क्या ये जो म्यूटेशन हो रहा है कोरोना का, ये क्या नए-नए वेरिएंट इसी वजह से हो सकते हैं या कोई और कारण है? नहीं, और तो कारण नहीं है, म्यूटेशन ही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं उसको, कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जाने में ड्रिफ्टिंग, थोड़ा-थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर यही एनिमल में चला जाए, फिर एनिमल से हमारे ऊपर आए, तो शिफ्ट बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। बस उसी को बचाना होता है, और शिफ्ट बहुत डेंजरस होता है। ड्रिफ्ट छोटा-छोटा पीस में होता रहे तो कोई बात नहीं। तो यही सब चल रहा है, और हमें और स्टडी करने की जरूरत है। एनिमल का एक केस में मैडम आ चुका है विदेश में, शायद मुझे याद आ रहा है कि मलेशिया या इंडोनेशिया में कहीं एक कुत्ते में पाया गया है, 2018 का स्वास्थ्य उसमें मिला है। तो क्या ये एनिमल वाला जो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा खतरनाक होगा, कितना खतरनाक हो सकता है? डॉक्टर चेतन, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? आप रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया तो। मेरा कहना है कि आप अभी डॉक्टर मिश्रा बता रहे थे कि अगर ये एनिमल्स में ट्रांसफर होता है, म्यूटेशन होता है, तो ज़्यादा खतरनाक होगा और वो क्या भयावह होंगी। तो लेकिन देखिए कि अभी पिछले दिनों खबर आई है कि 2018 का का जो वायरस है, वो कुत्ते में पाया गया है विदेश में। तो क्या मतलब ये शिफ्टिंग हो रही है एनिमल्स में क्या? देखिए, जैसे डॉक्टर मिश्रा सर ने आपको बताया अभी कि एक ड्रिफ्ट और शिफ्ट नाम के फिनोमेना है। ड्रिफ्ट मतलब ह्यूमन से ही दूसरे ह्यूमन होस्ट में जा रहा है, तो अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाता है अपने आप को बचाने के लिए। दूसरे एनिमल से जाकर के वापस ह्यूमन में आता है, तो डेट इज अ शिफ्ट। लेकिन ये रिपोर्टेड है कि दूसरे एनिमल में पाया गया है, बट ऐसा नहीं हुआ है कि उस एनिमल से वापस टर्शरी होस्ट वो ह्यूमन में आया हो। अगर इस तरीके के केसेस रिपोर्टेड होंगे तो हाँ, उसमें अगर ये एंटीजेनिक शिफ्ट हो रहा है, देन दिस कुड बी हार्मफुल। अच्छा, जो नया वेरिएंट आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि नया आने वाला है, वो क्या होगा, कैसे? नया वेरिएंट, सॉरी, आप लोगों ने जो आपकी रिसर्च टीम ने जो किया है कि 7 वेरिएंट तो आपने आइडेंटिफाई किए हैं और एक वेरिएंट कोई ऐसा भी है जो तीसरी लहर का कारण बनेगा, उसके बारे में भी कुछ आपका रिसर्च है? तो उसके बारे में कुछ अगर हमें बताएं तो। मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। आप बोल रहे हैं कि एक और नया वेरिएंट? हाँ, कोई नया थर्ड वेव के लिए कोई थर्ड वेव में कोई नया वेरिएंट कारण बनने वाला है, वो भी क्या आपके रिसर्च में आया है क्या? इस तरीके का कोई आइडेंटिफाई किया क्या आप लोगों ने? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ये जो प्रेजेंट शोध हुआ है इसमें नहीं, लेकिन हो सकता है जैसे अभी डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर चेतन ने बताया कि हम लोग एकदम आंख गड़ाए बैठे हैं कि बाय चांस अगर चेंज इन द ट्रांसमिटेबिलिटी एज आई सेड एंड इन्फेक्टिविटी कम्स, तो हम लोग एकदम आंख गड़ाए बैठे हैं और हम लोग तुरंत ही गवर्नमेंट को इतला करेंगे कि ऐसे जो है स्ट्रेन आई है और तुरंत उसको कंटेन की कोशिश की जाएगी। ठीक है मैम। ये बताएं कि जो आप लोगों की रिसर्च है, उस रिसर्च में क्या निकल कर आ रहा है? अब एक सामान्य तौर पर जो लोग हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
वो लोग अपने तौर पर क्या, अगर इतने सारे वेरिएंट आ रहे हैं, तो आप लोगों के रिसर्च के बाद में आपका क्या निष्कर्ष है कि उन्हें कितना अलर्ट रहना चाहिए? क्या-क्या लक्षण होने पर उन्हें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? क्या व्यवहार होना चाहिए? उन्हें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और कौन-कौन सी जाँच करानी चाहिए? सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जी। नियमित रूप से हाथ धोने हैं, मास्क सदैव पहनना है, दूरी एक दूसरे से बात करते समय दूरी बना के रखना है 6 फीट की कम से कम। और इसके बाद जैसे ही हल्का बुखार, खांसी या गले में खराश आती है या आपको दिनचर्या से ज्यादा शरीर में थकान लगती है, आपको तुरंत RT-PCR टेस्ट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत लोगों को, आई एम सॉरी टू से, कि लास्ट टाइम बहुत परिवारों में दुख के समाचार मिले, इसलिए कि लोगों ने सोचा कि ये जुकाम है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, और उनकी लंग्स इन्फेक्टिविटी बढ़ती चली गई और उनको बहुत दिन तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो ये दोनों जो है काम कम हो सकता है अगर अर्ली डायग्नोसिस और हम इसको जो है ट्रीट कर लें। लेकिन इससे भी अच्छा है प्रिवेंशन, जिसको हम अपने मेडिकल उसमें कहते हैं कि आने से पहले इसकी रोकथाम कर लें, और वो वही 3 चीजों से होगा: दूरी बनाएं, हाथ धोएं और सदैव मास्क पहनें। एक और सवाल कि जो आप लोगों ने जिन वेरिएंट को पहचाना है, वो सारे वेरिएंट क्या वही वेरिएंट हैं जो इंडिया में अभी प्रिवेल कर रहे हैं, या इनका दूसरे देशों से भी कोई कनेक्शन है? है कई वेरिएंट्स यूरोप में पाए गए हैं, कई वेरिएंट्स अफ्रीका में पाए गए हैं। जो ओरिजिनल वेरिएंट था हम लोग का पिछले साल का, वो वुहान में पाया गया था। तो ये जैसे डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर चेतन ने बताया कि ये अपना रूप बदलता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये जो रूप बदलता है, कभी इसके लिए घातक हो सकता है, इसके लिए कभी अच्छा हो सकता है। तो इस समय ये हम लोग के लिए घातक है, इस वायरस के लिए अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट म्यूटेशन आए, इस वायरस के लिए घातक हो जाए, तो ओहो! हमारे लिए अच्छा होगा। जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, एक उम्मीद जगा दी है, और हम सब तो प्रार्थना करेंगे कि ये अगला बिल्कुल। म्यूटेशन हो, वो इस वायरस के लिए घातक हो जाए। जी। क्या 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 ये काम लेकिन एक बात है, आप लोगों ने क्लियर कर दिया है कि लैब मेड नहीं है, तो ये लैब में तो म्यूटेशन नहीं कराया जा सकता कि वो उस वायरस को कमजोर किया जा सके। वो तो नेचुरली होगा जब कभी होगा। ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन सर्टेनली जेनेटिक साइंस इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोग सही में जीन, इसको वो कहते हैं हम लोग जीन थेरेपी, जहाँ पे हम लोग कुछ जीन्स निकाल सकते हैं, जीन इंसर्ट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। लेकिन इसके लिए हमको बहुत सारी गाइडलाइंस के और बहुत सारे गवर्नमेंट के वो है, उसके थ्रू से होके जाना पड़ता है, और बहुत ही कम लैब को जो कि परमिशन मिलती है ये करने के लिए। ठीक है, ये इस खोज के लिए, इस रिसर्च के लिए एक बार फिर से आपकी पूरी टीम को खूब सारी बधाई। आप लोगों ने मानवता की रक्षा के लिए काम किया है। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा इस विषय में नहीं जानता हूँ, मेरी भी अपनी एक सीमा है, हम जर्नलिस्ट हैं, हम विशेषज्ञ नहीं हैं। फिर भी अभी आपको कुछ लगता हो, आप लोगों को, कि कोई और बात आम लोगों को बतानी चाहिए, तो वो आप अपनी तरफ से बता दें, जिससे फिर नहीं तो हम आगे इसको कंटिन्यू, मतलब वाइंड अप करें इसको। मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। कोविड हो सकता है बहुत लोगों को बहुत दुख पहुंचाया हो, लेकिन हम मानवता में हम लोग को संगठित कर दिया है, और उसका एग्जाम्पल हमारी लैब है। हमारी लैब में मेरे अलावा डॉक्टर चौबे, जिन्होंने डॉक्टर राजीव मिश्रा के साथ CCMB में हम लोग की हेल्प की, हमारे इन हाउस डॉक्टर प्रियनील बासु, डॉक्टर चेतन, जिन्होंने हमारे यहाँ होल जीनोम सीक्वेंसिंग की कोरोना की, हमारे PhD वर्कर्स आशीष, मनप्रीत, अजय, अभय, शिवानी, बहुत सारे हमारे टेक्नीशियंस, अमृतांश, दुबे जी, प्रदीप जी, ये सब वॉलंटियर आ गए हाथ जोड़ के। इनके घर में भी कैलेमिटीज हुई, लेकिन आप सोच सकते हैं 20-20 घंटा, 22-22 घंटा काम किया कि नहीं मैम, हमें उन लोगों को सही ट्रीटमेंट देना है, सही जगह पे राइट रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट देनी है। तो हम उन सबके सामने नतमस्तक हैं
कि हम लोग ने रामचंद्र जी की सेना की तरह, चाहे वो गिलहरी थी, कलेक्शन से लेकर, हम लोग ने रावण पे काबू पा लिया। इसके लिए मैं अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और दूसरा धन्यवाद मीडिया पर्सनल को देना चाहती हूँ। इसमें आप और प्रिंट मीडिया दोनों लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के सही में मानवता की ये जीत है आज कोरोना वायरस के थ्रू, जिसमें हम लोग ये पा सके हैं अपनी जीत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को का अभिवादन है, नमस्कार है, हमारी तरफ से सलाम है कि आप लोगों ने मानवता की रक्षा के लिए इतना सारा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। अखिलेश जी धन्यवाद। ठीक है।